उसके बाद वेट नहीं करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री हार्ड लगती है? केमिस्ट्री अब तो लगी रही होगी, ऑर्गेनिक चल रही है। चलिए, रोटेशनल मोशन, थर्ड लेक्चर। तो हम फटाफट से रिवाइज करेंगे। आपको मैं 2 क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। आप लोग कमेंट करेंगे अपने आंसर्स को। आपको टॉर्क निकालना, अप्लाई करना आ रहा है या नहीं, वो चीज मैं चेक करना चाहती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो मैं बता देती हूँ आपको, शॉर्ट समरी। हम लोगों ने डिस्कस किया, मान लीजिए ये आपके पास कोई भी बोल्ट है और इसको आप ओपन करना चाहते हो। आपने बोल्ट ओपनर लिया और आपने इस पे फोर्स लगाया। फोर्स आप 90 पे भी लगा सकते हो, किसी एंगल पे भी लगा सकते हो। ये जो आपके पास है ये मोमेंट आर्म होती है, ठीक है। तो आपके पास जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, दैट इज आर क्रॉस एफ। आर एफ साइन थीटा एन कैप, ठीक है। आप आर से एफ की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं, थंब जिधर पॉइंट करता है वो आपके पास टॉर्क की डायरेक्शन होती है। तो आउटवर्ड टॉर्क को हम पॉजिटिव लेते हैं, इनवर्ड टॉर्क को हम नेगेटिव लेते हैं। एन कैप क्या दिखा रहा है आपको? डायरेक्शन ही दिखा रहा है कि जो टॉर्क आएगा वो आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। क्लियर है? इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, आर एफ परपेंडिकुलर, ठीक है। हम फोर्स के 2 कंपोनेंट्स लेते हैं, मान लीजिए ये फोर्स है, इधर आपके पास इनके बीच में एंगल थीटा, इधर आपके पास एफ कोस थीटा आ गया, इधर आपके पास एफ साइन थीटा आ गया। तो कुछ फोर्सेस हैं जो डायरेक्टली आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहे हैं और विच इज पैरेलल टू मोमेंट आर्म, वो आपका टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते, सिर्फ एफ साइन थीटा वाला प्रोड्यूस करेगा, दैट इज परपेंडिकुलर टू मोमेंट आर्म। तो टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ परपेंडिकुलर। एंड एक बात और आप यहां से समझ सकते हो, टॉर्क को आप ये भी लिख सकते हो, आर परपेंडिकुलर एफ। आर साइन थीटा अगर मैं इकट्ठा ले लूं, ठीक है, तो फोर्स के परपेंडिकुलर आप डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर लेते हैं, वहां से भी आप ये चीज लिख सकते हो, टॉर्क निकालना। जैसे आर एफ परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो, आर परपेंडिकुलर एफ। आर एफ परपेंडिकुलर में आप क्या चीज चेक करोगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपने आर ले रखा होगा, फिक्स है वो आपके लिए आर है, आपने जिस जहां पर फोर्स लग रहा है वहां तक आपने आर लिया और उसके परपेंडिकुलर आपने फोर्स का कॉम्पोनेंट लिया, वो लिखते हैं आर एफ परपेंडिकुलर। अगर मैं फोर्स ही पहले आपको दे दूं, ये मान लो ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और कुछ ऐसे फोर्स लग रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, यहां से जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेती हूँ, दैट इज आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। सेम रिजल्ट्स आते हैं दोनों में। क्लियर है? यस मैम। अभी आप ये चीज अप्लाई करोगे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे कि हमारे पास ये सवाल है, पहला जो पार्ट है, फाइंड टॉर्क ड्यू टू फोर्स 60 न्यूटन अबाउट ए पॉइंट। आपको ए पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो फॉर्मूला आपका वही होता है आर एफ साइन थीटा। तो आर क्या होगा? यस, जिस पॉइंट से आपको निकालना है, आपने इसको दूसरे तरीके से अगर हम समझे, ऐसे भी समझ सकते हो, ये आपके पास आर है, ठीक है, आर एफ टॉर्क क्या आपके पास आर एफ साइन 90, साइन 90 इज 1, सो आर एफ। आर आपके पास क्या है 2, फोर्स कितना आपके पास 60, 120 न्यूटन, और ये आपके पास पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? मैम पॉजिटिव। आर को आप एक्सटेंड करते हैं, आर से एफ की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं, थंब इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स, तो इनवर्ड्स आपके पास क्या होता है? नेगेटिव, यानी कि आप इसको क्लॉकवाइज लिखते हैं, आर क्रॉस एफ, ऐसे घड़ी की तरह क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लियर है? अभी दूसरा अगर आप निकालें, फाइंड टॉर्क ड्यू टू फोर्स एफ एट पॉइंट बी। अब मुझे बी पॉइंट पर निकालना है। बी पॉइंट का मेरे पास ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर बताइए क्या होगा? मैम जीरो। यस, बिकॉज फोर्स इज पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम मोमेंट आर्म भी लेंगे तो मोमेंट आर्म कहाँ लोगे आप? यही होगा मोमेंट आर्म, तो और फोर्स आप उसके सामने ही करोगे, ठीक है। फिर आपके पास थर्ड पार्ट है, टॉर्क ड्यू टू फोर्स एफ एट पॉइंट सी। मैम 60 न्यूटन। ये हो जाएगा आपके पास आर। यहां से अगर आप निकालेंगे ये आपके पास क्या हो गया, इस तरफ आर, आर से एफ, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, दोनों के बीच में एंगल तो 90 ही है। यस मैम, एंटी क्लॉकवाइज। ये पॉजिटिव आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, एफ की वैल्यू कितनी है 60, तो ये आपके पास कितना हो गया
60 न्यूटन। न्यूटन मीटर। क्लियर है सबको? एंटी क्लॉकवाइज। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। इस फिगर में दो पार्ट है। पहला पार्ट है टॉर्क ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ओ। सभी जितने भी फोर्सेस आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस दिख रहे हैं? एक तो आपको दिख रहा है F2, एक आपको दिख रहा है N2, एक आपको दिख रहा है mg, एक आपको दिख रहा है N1 और एक है F1। ये आपके पास टोटल फोर्सेस लग रहे हैं। ये आपके पास कोई भी रोड है जो यहाँ पर इस तरीके से रखी है, इसका खुद का वेट, ठीक है, जहां टच हो रही है सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन। अब ये स्लाइड हो सकती है नीचे तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स, ये इस तरफ स्लाइड हो सकती है तो पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स एट एंगल थीटा, और इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन N1। टोटल जो डिस्टेंस है रोड का वो 2L दे रखा है, जो लेंथ है वो 2L है, ठीक है। अगर 2L का कंपोनेंट आप इधर लेंगे तो 2L कोस थीटा और इधर लेंगे तो 2L साइन थीटा। तो पहला पार्ट 1 by 1 आप बताएंगे, मैं नाम बोलूंगी वो बच्चा मेरे को बताएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टॉर्क ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ओ। अब हमारा पॉइंट क्या है? अबाउट ओ। ओ हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अबाउट ओ ड्यू टू फोर्स 1, यानी F1। F1 क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स 1। ये आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर में। सो मुझे बताएंगी शिवानी इसका आंसर क्या है? शिवानी। मैम टॉर्क F1। F1 की वजह से ऑन पॉइंट ओ। ओके, नंदनी बताएंगी। मैम 0। 0। वाई? मैम ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास जा रहा है। यस, ये जिस पॉइंट की अबाउट आप निकाल रहे हो उसी पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे इसे? यहाँ पर आपके पास टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। ओके, अगला निकालते हैं ड्यू टू F2। F2 कौन बताएगा? हैंड रेज करो बाकी स्टूडेंट्स। अनम, यस, बोलो अनम। मैम F2 भी 0 होगा। Yes, because it is also passing through that point, or you can say it is parallel to moment arm। ये moment arm है ना, इस point से अगर आप यहाँ बात कर रहे हैं तो ये आपके पास moment arm है and it is parallel to moment arm, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्क ड्यू टू F2 भी 0 है। अब कौन सा बच गया? N1। N1 कौन बताएगा? ड्यू टू N1 अबाउट पॉइंट O, कौन बताएगा? हैंड रेज करो। कम ऑन, इतना मुश्किल तो नहीं है। यस रिवा। 2L cos theta into N1 and direction cos theta into N1। डायरेक्शन क्या होगा? anti-clockwise। एंटी क्लॉकवाइज। लेट्स चेक दैट। N1, आपके पास N1 क्या है? ये आपके पास है N1। किसके अबाउट निकालना है? इसके अबाउट निकालना है, ठीक है। सो आपके पास फोर्स के परपेंडिकुलर लाइन जो कि आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही हो, तो आप टॉर्क ऐसे भी लिख सकते हो RF परपेंडिकुलर, और ऐसे भी लिख सकते हो R परपेंडिकुलर F, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है ऑलरेडी यहाँ पर N1, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास मोमेंट आर्म हो जाएगी ऐसे, ठीक है। अब ये डिस्टेंस चाहिए ना, मोमेंट आर्म का डिस्टेंस कितना है? यही तो डिस्टेंस है, इतना, और ये आपने निकाल दिया है 2L कोस थीटा। 2L कोस थीटा इंटू N1, ठीक है। ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होगा, R2N1, बाहर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। किसी को डाउट है इसमें? यस आनम। मैम मुझे ना डायरेक्शन निकालने में कंफ्यूजन होता है, उसे एक बार बता दो। अच्छा देखो, डायरेक्शन में सिंपल सा फंडा है। अगर मैं आपको बोलूं, चलो एक ही चीज ले लो आप। पहले हमने लिया RF परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ठीक है, जहां जिसके अबाउट आप निकाल रहे हो, इसको आप ज्वाइन करते हो जहां पर फोर्स लग रहा है, वो आपके पास R हो गया, ठीक है। और इस जो आपने लाइन ज्वाइन करी, इसके परपेंडिकुलर फोर्स का कंपोनेंट होगा या तो, या फिर फोर्स ही होगा। जैसे यहाँ पर फोर्स है N1,
तो सीधा यहाँ पर तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2l cos थीटा इंटू n1। ये तो तरीका है, आर को देखते हुए उसके परपेंडिकुलर आपने फोर्स लिखा, या फिर अगर आप जनरल सेंस में लिखेंगे तो आर एफ साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ, ऐसे लिखोगे। तीसरा आपके पास क्या है, टॉर्क आर परपेंडिकुलर एफ। आप देख लो पहले फोर्स, फिर आप क्या करेंगे, एक ये जो लाइन ऑफ फोर्स है ना, इससे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे जिसके अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो। अब इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगा, यस मैम। थीटा ही आपके पास n1 इंटू में क्या हो गया 2l साइन थीटा। ठीक है, अब जैसे n2 करो, n2 से ऑब्जेक्ट, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन ऐड किया था क्योंकि मुझे पता था तुम लोगों को ना टॉर्क निकालने में दिक्कत आएगी ही आएगी, और आगे सवाल आते हैं टॉर्क निकालने के ही। जैसे अगला हम इक्विलिब्रियम भी करेंगे, उसमें भी हम टॉर्क ही निकालते हैं हर जगह पे। तो अब जैसे ये वाला n2, n2 की वजह से निकालो, ड्यू टू n2 अबाउट पॉइंट O। मैम 12 sin थीटा into n2। यस, 2l साइन थीटा इंटू n2। आप कह सकते हो ये फोर्स है, और फोर्स से जिसके अबाउट आप निकाल रहे हो टॉर्क, वहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया आपने। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये आपके पास मोमेंट आर्म है और मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर फोर्स है n2। तो सीधा अब ये कैसे होगा, डायरेक्शन किधर होगा, आर को एक्सटेंड क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ग्रेट। अब कौन सा बच गया, mg। mg की वजह से पॉइंट O पे, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ये मेरा फोर्स है mg जो नीचे की तरफ लग रहा है। किसके अबाउट निकालना है, O पॉइंट के अबाउट। इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो आप, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, हाफ हो जाएगा मैम। ये हाफ हो जाएगा। वैसे तो सिमेट्री से दिख रहा है बट ऐसे भी निकाल सकते हो। ये आपके पास थीटा है, इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा l cos थीटा, ठीक है, इधर कंपोनेंट l sin थीटा। तो ये इसके पैरेलल ही है ना, यस मैम। तो आपके पास हो जाएगा ड्यू टू mg l cos थीटा इनटू mg, और ये आपके पास कैसे आएगा, क्लॉकवाइज। मैम यहाँ पे हाफ हो जाएगा क्या? हाफ हो गया बेटा, यस, ठीक है। क्लॉकवाइज कैसे हुआ? क्लॉकवाइज। तो आप देखो आपका मोमेंट आर्म क्या है, ये है ना, इसको आपने एक्सटेंड कर दिया बाहर, और आपने यहां से mg की तरफ अपनी फिंगर्स को घुमा दिया, तो इनवर्ट टॉर्क आ रहा है या नहीं आ रहा, समझ आया? यस मैम। अभी तुम दूसरा सारा निकालो सभी, टॉर्क ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट निकालेंगे हम। ये मैं सब रब कर देती हूँ। अब ए पॉइंट के अबाउट निकालेंगे आप लोग, मैं आपको टाइम देती हूँ, आराम से एक एक चीज डायरेक्शन वगैरह सोच के लगाओ, ठीक है। दोनों लगा सकते हैं, आर एफ परपेंडिकुलर लगा सकते हो, आर परपेंडिकुलर एफ लगा सकते हो। इस तरह के सवाल में आर परपेंडिकुलर एफ वाले इजी रहते हैं। डायरेक्शन के लिए सिंपल एक फंडा है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। आर टू एफ अपने फिंगर्स को रोटेट करना है, और दो एंगल्स आपको दिख रहे हैं तो स्मॉलर एंगल पे करना होता है। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हो, जैसे इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो आप, कॉमन सेंस है। देखो जी, ये ओ पॉइंट के अबाउट मान लीजिए मैं n1 की वजह से निकाल रही हूँ, तो n1 तो उसको ऐसे ही घुमाएगा ना, ये तो फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट आपको घुमाना है, तो n1 तो ऐसे ही घुमाएगा। ये कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज। n2 कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। सीधा फोर्स को देख के भी समझ में आ रहा है। जो mg है, mg नीचे चला गया, mg इसको कैसे रोटेट करेगा, ऐसे ही तो रोटेट करेगा, क्योंकि इसके अबाउट लेना है, जो अबाउट पॉइंट है उसको पकड़ो, और फिर फोर्स को देखो वो किधर जाएगा, इसके अबाउट। ऐसे तो जा नहीं सकता ना, ऐसे जाएगा। तो टॉर्क निकालेंगे आप सभी बच्चे अबाउट ए पॉइंट। तो मुझे मैं मेंशन कर देती हूँ पहले मैं कौन सा पूछने वाली हूँ, F1, F2, N1, N2 एंड mg। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। ठीक है, कौन बताएगा सबसे पहले वाला, F1, नंदनी।
ओके बताओ नंदनी। मैम 0 होगा। F1 की वजह से 0 होगा, पॉइंट ए के अबाउट यस 0 होगा क्योंकि वो पॉइंट से ही पास हो रहा है, यस राइट। मैम। जिसके अबाउट आप निकाल रहे हो उससे पास हो रहा है, उसके ऊपर लग रहा है उससे पास हो रहा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 0। F2 के लिए कौन बताएगा? F2 के लिए कौन बताएगा? हाँ अभी दोबारा रिवाइज कराती हूँ दोनों। हर्षित अभी सेकंड पार्ट हमारा रिवीजन ही है, जैसे हमने पार्ट 1 किया वैसे ही हम पार्ट 2 कर रहे हैं, अभी इसको ध्यान से सुनना। ओके आनम यस बोलिए बेटा। F2 की वजह से मैम 2L sin थीटा into F2। 2L sin थीटा इंटू F2। अभी हर्षित ध्यान से सुनो, हमें ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है इस फोर्स की वजह से, बाकी सब भूल जाओ, ये मेरा पॉइंट है और ये ऐसे फोर्स लग रहा है, अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं ये फोर्स है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो फोर्स लग रहा है इसके परपेंडिकुलर मैंने डिस्टेंस ले लिया जिसके अबाउट आप निकाल रहे थे वहां तक, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, हमने निकाला है, देखो कौन सा डिस्टेंस है, ये पॉइंट था, ये आपका फोर्स है जो मैंने पीछे एक्सटेंड किया, ये 2L cos थीटा है। तो मैंने क्या किया, R परपेंडिकुलर इंटू F क्या था F2, R परपेंडिकुलर क्या है 2L cos थीटा, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में ना F R के ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, हर जगह पे R और F परपेंडिकुलर, तो कोई भी ले लो परपेंडिकुलर, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है ना। चाहे आप ऐसे ले लो कि आपका ये R परपेंडिकुलर है और ये आपके पास F है, जहां फोर्स लगता है हम पॉइंट जहां जिसके अबाउट आप टॉर्क निकालना चाहते हो वहां से उस फोर्स तक ज्वाइन करते हैं ना, ठीक है। और ये हो गया आपके पास R और ये हो गया F परपेंडिकुलर, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो ये मेरा F है और जिसके अबाउट आप निकालना चाहते हो वहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो, सेम बात है ना। मैम F2 में 2L cos थीटा आएगा। यस 2L cos थीटा आएगा। तो मैम परपेंडिकुलर आपने डिस्टेंस साइन। क्या बेटा, देखो ये आपके पास फोर्स है, ये आपके पास ये जो लाइन मैंने आपको दिखाई ये फोर्स है, और आपको कौन सा डिस्टेंस लेना है, जो जिसके अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है इसके ऊपर, इस फोर्स के ऊपर, ये 90 हो गया ना। यस मैम पर आपने साइन थीटा लिख रखा है। अच्छा साइन थीटा लिख दिया, गलत लिख दिया हमने, F2 के लिए हम लिखेंगे कोस थीटा, क्लियर है। अभी अगर 2L साइन, देखो 2L साइन थीटा जिसके अबाउट आप टॉर्क निकालना चाहते हो, F2 से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है ना, वो तो F2 के पैरेलल ही हो गया, हमें चाहिए फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू जिसके अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो। अब N1 वाला बताएगा कौन, बताओ हर्षित बताएगा। टॉर्क ड्यू टू N1 ऑन पॉइंट ए, सोचो जरा। N1 इसी पे लग रहा है, N1 सीधा आपका किस पे लग रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो उसी पे लग रहा है, तो क्या होगा 0। 0, यस 0 होगा। अब टॉर्क ड्यू टू N2 बताएगा हर्षित बताएगा, चलो अभी उसने बताया नहीं है, एक बार ट्राई करो बेटा। N2 आपके पास फोर्स ले लो, यहां बना रही हूं मैं, ये आपके पास N2 फोर्स है, इसके अबाउट आपको निकालना है, ठीक है, ये पॉइंट है जिसके अबाउट आपको निकालना है, तो जो लाइन ऑफ फोर्स है उससे जिसके अबाउट निकालना है वहां पर परपेंडिकुलर डाल दो, ये परपेंडिकुलर होगा, यही होगा। अब इस केस में हमारे पास ये डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला ही तो है 2L साइन थीटा। 2L साइन थीटा, तो 2L साइन थीटा इनटू N2, ठीक है। इसका डायरेक्शन आप बता सकते हो, बोलिए। मैम क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा,
यस, ये अभी देखो N2 लग रहा है, ठीक है। और अगर ये मोमेंट आर्म है मेरा, ये मोमेंट आर्म को मैंने एक्सटेंड कर दिया R to N2, R से N2, तो इनवर्ड लगेगा। यस, क्लॉकवाइज, सही बोला तुमने, बिल्कुल सही बोला। क्लियर है सबको? निकालना आया कि नहीं? यस मैम। ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये तो वैसे आपका रिवीजन भी हो गया, बट ये टॉर्क निकालना, ये लैडर प्रॉब्लम अभी हम आज भी करेंगे, ये आपको टॉर्क निकालना होगा अलग अलग सिस्टम पे, अलग अलग। मैम आपकी वॉइस कट गई। अभी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। यस मैम। आ जाओ अपनी टॉपिक पे। क्या पढ़ रहे थे हम? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आनंद बताएगी, बताओ। पेपर तो देके आया ना तुमने, बताओ। मैम इक्विलिब्रियम जब मतलब मैम कोई भी मतलब बैलेंस हो, ओके, कंडीशन क्या मैम है? उसमें कोई मोशन शो ना हो। ओके, कोई और बताएगा? देखो, सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उस पे नेट फोर्सेस जीरो है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपके पास ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो है। मान लो कोई भी एक सिस्टम है, एक बुक है, मान लो उसके ऊपर अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, सबका जो नेट में निकालू तो जीरो है, ठीक है। एफ एक्स समेशन, एक्स डायरेक्शन में भी जीरो है सबका सम, समेशन ऑफ एफ वाई भी जीरो है, समेशन ऑफ एफ जेड भी जीरो, एक्स डायरेक्शन में जो भी आपके पास है जीरो, एफ वाई में जीरो, एफ जेड में जीरो। दूसरा होता है आपके पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि सिस्टम के ऊपर टॉर्क नेट जीरो है, जीरो होगा। यानी आपका टॉर्क इन एक्स डायरेक्शन भी आपके पास जीरो होगा, टॉर्क इन वाई डायरेक्शन भी जीरो होगा, टॉर्क इन जेड डायरेक्शन भी जीरो होगा। अभी आपको पता है कि जो नेट फोर्स है दैट इज मास इनटू में एसीयूएम, ये पढ़ा था ना हमने सेंटर ऑफ मास में, क्या होता है टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू में एसीयूएम। एफ नेट जीरो मतलब एसीयूएम जीरो हो गया, क्योंकि मास तो जीरो नहीं हो यस सकता, मैम। यानी वीसीयूएम कांस्टेंट हो गया। जिस भी स्पीड से बॉडी चल रही होगी उसी स्पीड से चलती रहेगी, रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगी, उस पे नेट फोर्स जीरो है, ठीक है। अलग अलग पार्टिकल की बात करें तो अलग अलग हो सकता है उसमें वेलोसिटी, ठीक है, अलग अलग पे फोर्स अलग अलग लग रहा है, लेकिन नेट सिस्टम का जीरो है। उसी तरीके से जब हम रोटेशनल की बात करते हैं तो टॉर्क होता है आपके पास आई एल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू में एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जब टॉर्क नेट जीरो है तो एल्फा जीरो हो जाता है। क्लियर है सबको? ओमेगा कांस्टेंट हो जाता है। आपके जो सवाल आने वाले हैं वो इसी के ऊपर आएंगे, एफ नेट इक्वल्स टू जीरो, टॉर्क नेट इक्वल्स टू जीरो, इनको यूज करके हम लोग क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। एक बात याद रखो, आप नोट डाल के लिख सकते हो कि अगर सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, नोट, इफ सिस्टम या बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम
देन टॉर्क नेट इज इक्वल टू 0 अबाउट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट के ऊपर आप टॉर्क निकालेंगे वो 0 आएगा। कोई भी सिस्टम के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप टॉर्क नेट निकालेंगे वो 0 आएगा। एफ नेट तो 0 है ही और टॉर्क नेट भी आपके पास 0 होगा। क्लियर है ये बात सबको? ये आपको न्यूमेरिकल्स में और अच्छे से समझ में आएगा। आपका सिस्टम अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क नेट की जो इक्वेशंस बनाएंगे वो 0 के बराबर होगी। कोई भी पॉइंट ले सकते हो बॉडी के ऊपर। क्लियर है ये बात सबको? मैम ये टॉर्क नेट इज इक्वल्स टू आई अल्फा क्या था? अच्छा, ये रिलेशनशिप वैसे हम लोग अभी आगे डिराइव करेंगे। जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, वैसे ही रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर आपके पास क्या हो जाता है, टॉर्क नेट इक्वल्स टू आई अल्फा। मास की जगह हमारे पास एनालॉजी से क्या आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये डिराइव करेंगे हम लोग आगे। अभी आप देखो, जब आप सिस्टम है, मान लो सिस्टम के ऊपर आप कोई फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, उसमें रोटेशन हुआ किसी फोर्स से, उसमें टॉर्क आया, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी बदलता है ना, बदलता है नहीं? यस मैम। बदलेगा, इनिशियल से फाइनल जाएगा। और एंगुलर वेलोसिटी का चेंज पर यूनिट टाइम क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो वहां से ही अल्फा आया। और मास की जगह पर हमारे पास, जब, क्योंकि आपको मैंने बताया था, जब एक पूरी बॉडी की हम बात करते हैं, एक पॉइंट की बात करें तो हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, उसका हम मास ले लिए पॉइंट का। लेकिन पूरी बॉडी में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो वहां पर हम मास की जगह क्या चीज यूज करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²। क्लियर है सबको? अब ये डिटेल में आएगा, बस इतना समझो, जैसे वहां लीनियर एक्सेलरेशन होता है वैसे यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, जैसे वहां मास होता है वैसे यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको लिखवाया है। ये इफ सिस्टम इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, देन टॉर्क नेट इक्वल्स टू 0 अबाउट एनी पॉइंट। आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हो, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों मस्ट है फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब क्वेश्चन कर दे। क्वेश्चन से इतना बढ़िया समझ में आएगा। ये आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, हर्षित का इतना बड़ा डाउट है। मैम स्ट्रिंग वाले भी ले सकते हैं क्या टॉर्क में? बिल्कुल ले सकते हैं बेटा। कल करा था हमने, एक क्वेश्चन नहीं करा था ऐसा, ऐसे बॉब है उसको हम यहाँ पे लेके गए थे, तो ये स्ट्रिंग ही तो था। यस मैम। और वो स्टैटिक में है इक्विलिब्रियम, तो टॉर्क नेट 0 होगा, बट स्ट्रिंग का 0 होगा, तो मास कैसे निकलेगा ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रिंग से लटक रखा? मुझे समझ में नहीं आया, पूछना क्या चाह रहे हो आप? ओके, जो भी डाउट है आप मेरे को ये क्लास के बाद पूछ लेना। अच्छा, चाहिए एडवांस का क्वेश्चन था, तभी समझ में नहीं आया हमें। क्लास के बाद डिस्कस करते हैं एडवांस लेवल की डिस्कशन। अच्छा, कोई नहीं, आप भेज देना मेरे को जो भी प्रॉब्लम है। ओके, सो क्वेश्चन पे आ जाओ हर्षित। ये सिस्टम है, ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म रोड है जिसका मास दे रखा है कितना, 10 kg, और जिसका लेंथ है 100 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दोनों तरफ बराबर ली गई है, और ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर लेना पड़ रहा है तो आपको 10 लेना होगा। ये जो इस पे छोटा सा मास रखा है, इसको हमको क्या लेना है, 5 kg। आपको टेंशन T1 और T2 निकालना है। आपको बोल दिया है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, आपको दिख रहा है सिस्टम रेस्ट पे है, कोई मोशन नहीं है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम आपके पास क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो फोर्सेस क्या क्या है हम वही बना लेते हैं। एक तो इसके ऊपर लगेगा mg, ठीक है, इस सिस्टम पे क्या है, एक फोर्स लग रहा है mg, एक इसका भी लगेगा, कैपिटल mg ले लेते हैं। कैपिटल M की वैल्यू 10 है, स्मॉल m की वैल्यू 5 है। और कोई फोर्स है, एक T1 हो गया, एक T2 हो गया। मैम एमजी के ऊपर, स्मॉल एमजी के ऊपर नॉर्मल। हमें लेना है इसके ऊपर, ठीक है, ये वाला जो आपके पास रोड है, मास ने इसके ऊपर लगाया फोर्स, जैसे इस मास ने क्या लगाया होगा, फोर्स mg, तो पलट के इसने क्या दिया, नॉर्मल रिएक्शन, और ये ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ mg के बराबर ही है। ठीक है, जो इसने इसके ऊपर लगाया नॉर्मल रिएक्शन वो mg ही है। क्लियर है?
इसके ऊपर देखना है। एफबीडी में हम बनाते हैं तो ऑन द सिस्टम कौन सा लग रहा है। अब आ लो, कहाँ थे हम लोग। हाँ, सबसे पहले स्टैटिक इक्विलिब्रियम अगर हमारे पास होता है तो हमको पहला कंडीशन मिलता है एफ नेट को जीरो करना है। एक्स डायरेक्शन में जीरो कर लो, वाई डायरेक्शन में जीरो कर लो। अभी एक्स डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस है, कोई फोर्सेस है ही नहीं एक्स डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस है, एक तो T1 है ऊपर की तरफ, एक T2 है, और नीचे की तरफ कौन से फोर्सेस है, कैपिटल एम जी और स्मॉल एम। कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, और जी की वैल्यू 10 लेनी है उन्होंने बोला था। मास स्मॉल एम कितना है 5, जी कितना है मेरे पास 10। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन क्या बन गई 150, ठीक है। T1 प्लस में T2 इज इक्वल टू 150। यस, दोनों पे इक्वल होगा बेटा। ओके, अब आओ मैम अगले में इसमें आओ। T1 10 किससे आया? एम जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू आपने 10 लेनी है। वेट इज फोर्स ना, अगर सिंपल एम बात करें तो मास होता है, जो फोर्स है वो क्या होता है जब जी से मल्टीप्लाई हो जाता है। मैम इसमें जो रॉड का मास है वही टेंशन होगा? नहीं, वो टेंशन क्यों होगा, ये तो टेंशन तो स्ट्रिंग्स में अलग आएगा, और दोनों स्ट्रिंग अलग अलग है तो दोनों में अलग अलग टेंशन आएगा। ये जो रोड का मास है इसकी वजह से फोर्स लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी इस रोड के ऊपर नीचे की तरफ, ऐसे ही स्मॉल मास की वजह से लग रहा है एम जी, ठीक है। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे कि हमारे पास टॉर्क नेट भी जीरो होगा। अब टॉर्क नेट जीरो अगर आपको निकालना तो किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लगाओगे ना। अब पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हो, पॉइंट आप ये भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, पॉइंट आप ये भी कंसिडर कर सकते हो, ये भी कंसिडर कर सकते हो। हालांकि सबसे बढ़िया रहते हैं ये वाले जो पॉइंट, सेंटर ऑफ मास के अलावा जो पॉइंट है जैसे ये वाला, इसमें कई वेरिएबल्स कट जाते हैं। सेंटर ऑफ मास से करके देखते हैं, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इसके अबाउट हम टॉर्क निकालना चाह रहे हैं। आपको बोला था मैंने, अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो सेम आएगा, सॉरी किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो वो नेट जीरो बनेगा, सेम नहीं आएगा, वो नेट जीरो बनेगा। तो अभी देखो mg की वजह से जो टॉर्क रहेगा वो तो आएगा ही नहीं, जीरो, क्योंकि mg के ऊपर लग रहा है। इसकी वजह से आपको निकालना पड़ेगा, ये मैं डिस्टेंस दे देती हूँ आपको 40 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा लेंथ कितना है रोड का 100, तो ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है। यस मैम। अब बताओ इस पॉइंट के ऊपर mg जो फोर्स है उसकी वजह से टॉर्क कितना लगेगा, ये आपका फोर्स हो गया और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, mg इंटू 10, यस मैम। mg इंटू में 10, और ये क्लॉकवाइज लगेगा एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। सो ये आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेते हैं। और बताइए इस पॉइंट पर और कौन से फोर्सेस है, एक T1 की वजह से भी लगेगा टॉर्क, यस मैम। T1 इंटू डिस्टेंस क्या लू, r इंटू में f परपेंडिकुलर, या r परपेंडिकुलर 50, ग्रेट। और ये कैसे लगेगा आपके पास, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। यस, r टू f एंटी क्लॉकवाइज, तो हम पॉजिटिव ले लें। अगला T2 की वजह से बताओ, T2 इंटू में 50, ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, मैम नेगेटिव आएंगे, क्लॉकवाइज है। ये आपके पास r है बेटा, ये आ रहा है ऐसे जा रहा है ना, R2 T2 आउटवर्ड है, क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया ना। यस मैम, एंटी क्लॉकवाइज। यस दिस इज मैम। इक्वल टू 0, क्लियर है। यस मैम। यही क्वेश्चन बन रही है, एक बार चेक करो इसको, -T1 हाँ तो ये आपने गलत लिखवाया ना मुझे, ये आपके पास जो T1 की वजह से निकालोगे वो क्लॉकवाइज बन रहा है, सो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव आएगा। यस मैम। ठीक है, ये नेगेटिव आएगा। अब इन सबका सम इक्वल्स टू 0,
सो यहाँ से आपके पास इक्वेशन क्या बन रही है, पहले तो 0 0 0 कैंसिल, स्मॉल मास कितना है 5 इंटू में जी की वैल्यू कितनी है 10, दिस इज इक्वल टू T1 माइनस में T2, ये 5 5 5 भी गया, ठीक है। ये आपके पास क्या इक्वेशन बन रही है, तो आप इसको लिख सकते हो T2 माइनस में T1, दिस इज इक्वल टू 10, सही है। यस मैम। यस मैम। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके बताओ ABCD में से कौन सा ऑप्शन आएगा। हर्षित फोकस ऑन दिस, दो आपको इक्वेशन बनाई है, बना के दी है हमने, अभी सबने डिस्कस करके बनाई है, इनको सॉल्व करके बताओ T1 क्या आएगा, T2 क्या आएगा। बी, हर्षित का आंसर का वेट करेंगे हम। मुजामिल ने बी निकाला है, देखिए आपको लगता है कि अभी लेंथी क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, 3 सवाल ऐसे कर लोगे ना, इक्विलिब्रियम के कोई भी सवाल हो कहीं पर भी नहीं अटकोगे। आप इन दोनों को जरा ऐड कर दो तो आपके पास 2T इज इक्वल टू, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 2T2, दिस इज इक्वल टू 160। यस मैम। 160 तो T2 कितना हो गया 80, 80। और T2 अगर 80 है तो 150 माइनस 80 70। यस आपके मैम। पास आंसर क्या हो गया बी, 80 एंड 70, नॉट 70 एंड 80। सवाल है T1 बताओ पहले, T1 कितना आया मेरे पास, T1 कितना आया, ये T1 है, ये T2 है, मैम T1 7। T1 170। यस मैम। तो आप ऑप्शन हर्षित का ही करेक्ट हो गया, सही है। 70 और 80, T1 70 आएगा और T2 आपके पास 80 आएगा। ग्रेट वर्क हर्षित, डी आ रहा है, ठीक है बेटा। मुजामिल ने भी दे दिया आंसर बी, ये बी नहीं बी। चलो आगे चलते हैं, ये वाला सवाल करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन बाय वॉल। ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, अभी इक्विलिब्रियम में कैसे रख लिया हमने, मान लो ये आपके पास ब्लॉक है, ये दीवार है, ठीक है, और मैंने इस पे ऐसे फोर्स लगा दिया, रुक गया ना, मोशन नहीं है ना, Yes, रोटेशन है ma'am. ना ट्रांसलेशन है, सो इक्विलिब्रियम में। तो इस केस में आपको निकालना है, क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है अबाउट सेंटर ऑफ मास प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन बाय वॉल। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आएगा इसमें, तुम ध्यान से देखो। सबसे पहली बात तो इक्विलिब्रियम में इसके ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस देख लो, एक तो ये लगेगा जो इसका वेट होगा 2 इंटू जी, 2 kg है ना, 2 इंटू जी कर दिया मैंने 20। एक फोर्स लग रहा है जो इसी के ऊपर लग रहा है जिससे आपने इसको रोका हुआ है। अब इसका टेंडेंसी है नीचे मूव करने का, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा, ऊपर आएगा। यस मैम। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स होगी। अब सबसे पहले तो हमको सॉल्व करना है, जब वो इक्विलिब्रियम में है, पहली बात वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में भी है, तो एफ नेट 0 होगा। एफ नेट 0 मतलब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर। यस मैम। ऊपर वाले फोर्स कौन से हैं, एफ, और फ्रिक्शन नीचे वाला फोर्स क्या है 20। 20। एफ तो वैल्यू आ ही गई 20, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, एक्स डायरेक्शन में फोर्स की। तो एक्स डायरेक्शन में एक तो फोर्स ये लगा रखा है, एक नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा, ठीक है, और ये बराबर होगा एफ इक्वल्स टू एन होगा। अब वो लगेगा किधर नॉर्मल रिएक्शन, वो अभी हमारी कहानी बाकी है, बट आपको पता है कि सरफेस ने उसके ऊपर पलट के नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा, एक फोर्स ये लग रहा है एंड एक्स डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो दोनों फोर्स बराबर है। अब बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालना है हमको, और निकालना है किसके लिए, प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन बाय वॉल, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन वाला निकालना है हमको। तो ये हम कैसे करेंगे, देखो
सबसे पहले बात तो टॉर्क निकालो जितने भी फोर्सेस है। क्या इसकी वजह से कोई टॉर्क आएगा सेंटर ऑफ मास पे, इस वाले फोर्स की वजह से? यस और नो, बोलो। ये तो आपके पास उसी पॉइंट पर लग रहा है ना जिसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना है। क्या इसकी वजह से आएगा? नो मैम। ये तो आपके पास जीरो टॉर्क देगा, इसका टॉर्क आपके पास जीरो है इस पर्टिकुलर फोर्स का, इसका भी जीरो है, ये भी इसके ऊपर लग रहा है। यस मैम। फ्रिक्शन का तो आएगा टॉर्क, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन क्या आएगा आपके पास? ये फोर्स है और ये पॉइंट है जिसके अबाउट आप निकाल रहे हो, ये फोर्स है। मैम 1 × 2। ये कितना हो जाएगा? F इंटू में 1 कर दो, टोटल आपके पास लेंथ 2 है, तो ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये आधा हो जाएगा 1 मीटर। और अगर आप देखिए तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? R क्रॉस F, इट इज क्लॉकवाइज। ठीक है। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में, तो मेरे को एक बात बताओ, एक ही तो फोर्स बचा ना, नॉर्मल रिएक्शन, एंड इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम तो दूसरा वाला फोर्स का जो टॉर्क है वो इसको कैंसिल करना चाहिए जो फ्रिक्शन की वजह से आया, नहीं तो ये घूम जाएगा, ये जो फ्रिक्शन है इसको घुमा देगा, टॉर्क लगा देगा ना। तो बेसिक सी बात है कि अगर इक्विलिब्रियम बोला हुआ है तो अब इस वाले टॉर्क को कैंसिल करने के लिए एक ही फोर्स बाकी है, नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन, कुछ बच्चों को बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि नॉर्मल रिएक्शन आपके पास सेंटर ऑफ मास पे ही लगता है। अगर नॉर्मल रिएक्शन बेटा सेंटर ऑफ मास पे लगता तो उसकी वजह से टॉर्क क्या हो जाता? जीरो हो जाता। यस मैम। हो जाता, जीरो हो जाता, और ये फ्रिक्शन वाला टॉर्क तो हमारा इसको घुमा देगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा ही नहीं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट नेसेसरीली पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, कोई जरूरी नहीं है कि वो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको सेंटर ऑफ मास से ऊपर रखती हूँ तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से क्लॉकवाइज बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा? आर देखिए, अगर ये नॉर्मल रिएक्शन आपने ऊपर रखा है, इस फोर्स, ये फोर्स है, तो इससे अब मैं जहां जिसके अबाउट में टॉर्क निकाल रही हूँ वहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने देख लिया, तो इसको मैं एक्सटेंड करती हूँ अगर, तो आर क्रॉस एन, ये तो क्लॉकवाइज ही बन रहा है तो इसको कैंसिल नहीं कर सकता, यानी ऊपर नहीं लगाना, ऊपर लगाने से कोई फायदा नहीं है, आपको किधर लगाना पड़ेगा? नीचे। जैसे ही आप नीचे लगाएंगे कहानी हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब देख लो जरा, ये फोर्स है और जिसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो, ये एक्स मान लो, चलो ये नॉर्मल रिएक्शन है। अब बताओ, एक्स को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, एक्स क्रॉस एन, एंटी क्लॉकवाइज आ गया ना, टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन एन एक्स, साइन 90 है। ठीक है, हम लोगों ने क्या लिया, फोर्स लिया और फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया, और ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। कैसे लगेगा ये? एंटी क्लॉकवाइज। अब टॉर्क नेट जीरो है, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में टॉर्क नेट जीरो होता है, क्लॉकवाइज हमारे पास नेगेटिव होता है F इंटू में 1, और एंटी क्लॉकवाइज आपके पास पॉजिटिव होता है N इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू 0, यानी NX इक्वल्स टू F। यही तो निकालना था, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन, हमें क्या निकालना? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन बाय वॉल। ठीक है, जो वॉल ने नॉर्मल रिएक्शन दिया उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास पे टॉर्क निकालना था। ठीक है, अब F की वैल्यू तो आप पहले ही निकाल चुके हो, कितना है? 20। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा था? मैम लॉक कर रहा था ए, ग्रेट वर्क, 20 न्यूटन मीटर। क्लियर है सबको? समझ में आया कॉन्सेप्ट? बहुत ही इंटरेस्टिंग था सवाल। यस मैम। किसको ये सवाल बोरिंग लगा ये बता दो मेरे को। नंदनी ने किया, वेरी गुड नंदनी। अगला सवाल करोगे फिर? इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है? नो मैम। नहीं करना? हाँ जी, देखो चैट पे सिर्फ आंसर करने के लिए ही यूज करो उसको, नहीं तो फिर लिखते ही रह जाओगे और अपनी प्रैक्टिस कम कर पाओगे। सो मुजामिल इज राइट, चैट पे कम फोकस करें, पढ़ाई पे ज्यादा।
अभी चलो अभी देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करेगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास नॉर्मल रिएक्शन एक्स ब्लॉक मूव्स विदाउट टॉपलिंग। ब्लॉक मूव कर रहा है, ये आगे चल रहा है, बट टॉपलिंग नहीं है। टॉपलिंग नहीं है मतलब रोटेशन नहीं है, यानी टॉर्क नेट आप जीरो ले सकते हो, लेकिन फोर्स नेट जीरो नहीं ले सकते क्योंकि वो ट्रांसलेट कर रहा है, चल रहा है सब। क्लियर है ये बात सबको? इन्होंने दे दिया जो सरफेस है वो रफ है और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया म्यू, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको निकालना है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास नॉर्मल रिएक्शन एक्ट्स। ठीक है, कीजिए सर। पहले तो इसके फोर्सेस ही देख लो कौन कौन से, मैं ड्रॉ कर देती हूँ, आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी थोड़ी। एक तो ये वाला फोर्स हो गया मान लो, जो इसको आगे लेके जा रहा होगा। एक आपके पास हो गया इसका वेट, ये मान लीजिए आपके पास है mg। एक लगेगा फ्रिक्शन फोर्स पीछे, इसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं है। एक नॉर्मल रिएक्शन भी तो आएगा, नॉर्मल रिएक्शन अब इधर आएगा, बस इतनी कहानी है। तो अभी देख लो, इसकी वजह से तो टॉर्क जीरो है, ये तो आपके पास पॉइंट से ही पास हो रहा है, इसकी वजह से भी कोई टॉर्क नहीं है, इसकी वजह से टॉर्क आएगा। तो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन कितना होगा बताओ? ये आपके पास फोर्स है, ये डिस्टेंस कितना होगा? इतना डिस्टेंस h/2 यस मैम। f इंटू h/2 हो गया। और ये आपके पास क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा? r क्रॉस f, इट इज इनवर्ड्स, इनवर्ड्स यानी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अब मेरे पास जो है ये टॉपलिंग नहीं कर रहा है, मतलब ये घूमेगा नहीं, इसका मतलब अब इस फ्रिक्शन वाले टॉर्क को हटाने के लिए एक ही फोर्स बच गया हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन जरा इस तरफ लगा के देखो जरा, अगर हम नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा दें, मान लीजिए मैंने नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा दिया और इससे ये डिस्टेंस हो गया, सो अगर हम देखेंगे तो ये भी क्लॉकवाइज बनेगा, r क्रॉस n। ठीक है, तो ये आपके पास क्लॉकवाइज बनेगा, तो इधर तो नहीं लग सकता, तो किधर लगेगा फिर? इस तरफ लगेगा। मान लीजिए ये लग रहा है आपके पास यहाँ नॉर्मल रिएक्शन एट सम डिस्टेंस x, मुझे नहीं पता अभी x क्या है। सो यस, बोलिए बोलिए। मैम मतलब हमें नॉर्मल रिएक्शन वहां लगाना होगा जहां से जो टॉर्क नेट हो जीरो आ सके। यस डेफिनेटली, ठीक है। तो यहां से टॉर्क नेट कितना बनेगा आपके पास? अभी वैसे हमको डायग्राम में हम समझ रहे हैं अभी, लेकिन आपको पता है कि ये वाला जो टॉर्क क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डेफिनेटली आना ही आना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? n इंटू में x। ये कौन से गाने बजा रहे हैं भाई? अंकिता, बहुत सुरीली आवाज थी। n इंटू में x, थोड़ा ध्यान रखिए माइक का, n इंटू में x कर दिया, एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। सो टॉर्क नेट इज जीरो। आप ये भी कह सकते हो कि दोनों टॉर्क बराबर होंगे, एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। ठीक है, या फिर आप साइन के साथ पुट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, माइनस में f इंटू में h/2 प्लस में nx इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपके पास nx क्या आ जाएगा? f इंटू में h/2। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू में n। ठीक है, ये अभी काइनेटिक फ्रिक्शन में है, मूव कर रहा है। अगर ये काइनेटिक, अगर मान लो रेस्ट पे होता तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता, तब हम ये फॉर्मूला नहीं लगाते, हम ये फॉर्मूला तब लगाते या तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है या वो मूव कर रहा है, क्योंकि उस टाइम उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। स्टैटिक तो आपके पास एडजस्ट होता है ना, कितना फोर्स लगा यस रहे मैम। हो। तो यहाँ पर अभी मूव कर रहा है, तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं म्यू इंटू में n इंटू में h/2 इज इक्वल टू nx। तो यहाँ से आपके पास n से n कटा, x की वैल्यू क्या आ गई? म्यू h/2। म्यू नंदनी ने, शिवानी ने, हर्षित ने, सब ने आंसर किया, वेल डन। आगे चले, एक सवाल और करोगे इसी पे? ये खतरनाक सवाल करते हैं। व्हाट इज द टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन अबाउट सेंटर ऑफ मास?
आपके सवाल क्या है, आपके सवाल क्या है, लास्ट में डिस्कस करते हैं। ओके, व्हाट इज द टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन अबाउट सेंटर ऑफ मास। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें, लड़ाई ना करें। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, चलो। चैट बंद करवाओगे तुम लोग? चलो अभी आराम से ही ना क्वेश्चन करो, मैं तब तक के लिए तुम्हारा चैट बंद कर दूं। ये क्वेश्चन करेंगे फिर उसके बाद ओपन करेंगे। What is the torque due to normal reaction about center of mass? सेंटर ऑफ मास किसका, ब्लॉक का बेटा? पहले तो इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस देख लो कौन कौन से। ये मूव कर रहा है, देखो क्या क्या डेटा हमें पता है। रफ इंक्लाइंड सरफेस है, पहली बात तो ये रफ है। ब्लॉक ऑफ मास एम स्लाइड्स, ब्लॉक ऑफ मास एम ऑफ साइड 2a, इसका जो साइड है ये आपको गिवन है, ये है 2a। मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जब वो मूव कर रहा है तो आपके पास नेट फोर्स 0 है सिस्टम पे। आपने देखा था एसीएम 0 Yes, तो ma'am. बीसीएम कांस्टेंट हो जाता है, तो नेट फोर्स 0 है और ये टॉपलिंग भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो यही देखते हैं इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं। एक तो आपके पास लग रहा है इस पे mg, आपको याद है हम कंपोनेंट्स करते थे ऐसे, mg cos थीटा। Yes, ma'am. एक आपके पास इसी डायरेक्शन में आ जाएगा mg sin थीटा। एक आपके पास पीछे नॉन फ्रिक्शन फोर्स आएगा, ठीक है, और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। अब नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा उधर आएगा, वो देखते हैं हम लोग किधर आएगा। ओके, अब सबसे पहले एफ नेट इक्वल्स टू 0 हम अगर करते हैं तो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं वो हमको बराबर करने हैं, तभी आपके पास एफ नेट 0 होगा। सो यानी यहां से एक डेटा निकल गया कि एफ स्मॉल एफ इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। अब मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ये मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस है। हाँ जी, कोई बोल रहा था? मैम ये ऑप्शन ए होगा इसका शायद से। कौन सा ऑप्शन ए? यस मैम। ऑप्शन ए, ये आपके पास आएगा बेटा एम जी साइन थीटा इंटू ए, नहीं होगा। ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया। तो यहां से आपके पास पहला तो ये बन गया एफ इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। दूसरा आपके पास एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा और एम जी कोस थीटा नीचे है, तो एन इक्वल्स टू एम जी कोस थीटा। कोस थीटा में तो हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो शायद ये यूज ही नहीं होता होगा। आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, टॉर्क नेट हमको 0 करना है। टॉर्क नेट 0 करना है, किसके अबाउट करना है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना है हमको। तो अभी एक बात बताओ, क्या एमजी कोस थीटा वाला टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? वो तो सेंटर ऑफ मास से ही जा रहा है। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. भी नहीं करेगा, बट फ्रिक्शन करेगा। फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, एफ इंटू में ए, और ये आपके पास क्या आएगा, ए क्रॉस एफ क्लॉकवाइज, तो माइनस एफ ए। Yes, ma'am. नॉर्मल रिएक्शन की वजह से अब एंटी क्लॉकवाइज आएगा डेफिनेटली, तो हम नॉर्मल रिएक्शन एनएक्स ऐसे पुट कर दें इक्वल्स टू 0। लगाने की भी जरूरत नहीं है, और लगाओगे भी तो किधर लगाओगे, इस तरफ लगाएंगे ना, राइट? तो आपके पास क्या होगा, एक्स क्रॉस एन ऐसे, ठीक है। मैम ये पॉइंट एक बार और बता दीजिए। अच्छा देखो, हमने यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन देखना है। नॉर्मल अभी आपने देख लिया कि फ्रिक्शन की वजह से नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि इनवर्ड टॉर्क आ रहा है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर टॉर्क नेट 0 करना है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज आएगा भाई, तभी आपके पास क्या होगा, कैंसिल होगा वो, क्योंकि और तो कोई फोर्स नहीं, टॉर्क नेट 0 तो है ही ना। अब 0 क्या Yes, है, ma'am. तो दूसरा माइनस होना पड़ेगा, ऐसे वाली बात है। तो यहाँ पर अगर मैं लगाऊंगी, मान लो मैं यहाँ पर अगर नॉर्मल रिएक्शन मैम लगा, ऑप्शन सी होगा क्या? क्या कह रहे हो बेटा? मैम ऑप्शन सी होगा क्या? यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट हाँ ऑप्शन। वही होगा। अभी तो सारा सॉल्व ही हो गया। तो यहाँ से nx इज इक्वल टू एफ ए, ठीक है, और ये हमको निकालना था।
टॉर्क निकालना था, ये पूरा है। तो एफ की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, एम जी साइन थीटा इंटू में ए। अभी इसी सवाल को मैं थोड़ा एक्सटेंड अगर कर दूं, मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक्स बताओ, नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पे लग रहा है, तो क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी हमको पता है, पुट कर दो, क्या आएगा? मैम ए टेन थीटा। यस, mg cos theta into x, this is equal to mg sin theta into a। तो मास mg और g ये सब कट गया, तो x क्या हो जाएगा आपके पास, sin theta by cos theta टेंजेंट थीटा into में a। मुजामिल अपना थोड़ा माइक बंद रखो बेटा। क्लियर है ये सवाल सबको? यस मैम। ओके, आगे चलें। वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन है लैडर प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, बहुत आसान सवाल होते हैं। हाउ टू फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन एट एंड्स ऑफ लैडर व्हेन लैडर इज एट रेस्ट। आपकी ये जो लैडर है ये रेस्ट पे है, तो मैं अभी आपको एक वेरिएबल फॉर्म में बना के दिखा रही हूँ इक्वेशन कैसे बनती है, वो फिर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज वगैरह कुछ दे रखी होंगी वहां पर इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। एक हम करते हैं और बाकी आपके लिए मैंने प्रैक्टिस में भी डाले हैं क्वेश्चन, वो आप वहां से करना। जैसे यहाँ पर क्या क्या फोर्सेज हैं पहले वो देखते हैं हम लोग। ऐसा सा सवाल रिवीजन में किया था ना, अभी वही टॉर्क निकालने हमको। सबसे पहली बात, लैडर का मास m है, कैपिटल M है, तो इसकी वजह से फोर्स लगेगा नीचे mg। ये एक पर्सन खड़ा है, सेंटर ऑफ मास से कितना दूरी पे है, x दूरी पे है, और इसका जो फोर्स लगेगा नीचे स्मॉल mg, ठीक है। अब ये लैडर का टेंडेंसी है नीचे खिसकने का, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाऊं, लेफ्ट की राइट? ये आगे की तरफ लेफ्ट फोर्स, मैम राइट। ये F1 हो गया। ये आपके पास नीचे की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। एक ये लैडर, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी लगाएगा N2, और यहाँ से ये लैडर जो सरफेस है वो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा N1। ये सारे फोर्सेस है और ये अभी रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है। तो पहली बात, पहली जो इक्वेशन F net इक्वल्स टू 0, x में जो फोर्स है y में जो फोर्स है बराबर कर दो। x में कौन से फोर्स है, एक तो आपके पास F1 है ये वाला ना, और ये N2 है, यानी F1 इक्वल्स टू N2 होगा। पहला सवाल तो यही हो गया, मतलब पहली इक्वेशन तो हमारे पास यही बन गई। दूसरा आपके पास y डायरेक्शन में क्या है, कैपिटल mg प्लस में स्मॉल mg, दिस इज इक्वल टू n1 प्लस में n2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। n1 प्लस f2 होगा, क्या होगा हमारे पास, n1 प्लस f2। अच्छा अच्छा, यस यस, अच्छा ये तो मैंने ठीक लिखा था, ओके। ये आपके पास है y डायरेक्शन में एक तो f2 है, ठीक है, और एक n1 है, और आपके पास mg प्लस में स्मॉल m, ये इक्वेशन ये बनती है। एंड अब हम जो अप्लाई करेंगे, टॉर्क नेट इक्वल्स टू 0। अब किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हो, हम निकालते हैं चलो सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट के ऊपर। जनरली प्रेफर करना ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये इजी पड़ता है, आप निकाल किसी भी पॉइंट के ऊपर सकते हो। जैसे अगर मैं निकालना चाहूँ इस पॉइंट के ऊपर, तो सबसे पहले क्या ये वाला जो फोर्स है मुझे टॉर्क देगा, ये तो इसी पे लग रहा है, तो टॉर्क कैसे देगा, देगा ही नहीं, ठीक है। अभी मुझे बताओ F1 टॉर्क देगा, देगा बेटा, ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है, ये फोर्स है, यहां से परपेंडिकुलर डालो जरा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास है फोर्स F1, और ये आपने परपेंडिकुलर डाल दिया। तो सबसे पहले R क्रॉस F ऐसे करोगे ना, R से F, तो पहली बात ये R किधर है, आउटवर्ड टॉर्क है, तो पॉजिटिव आएगा, F1 की वजह से क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। F1 इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये 2L है, ये सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है, तो ये L हो गया, ये थीटा है, ये L कोस थीटा हो जाएगा, और ये L साइन थीटा हो जाएगा। तो F1 इंटू में L साइन थीटा, ये टॉर्क आ गया F1 की वजह से। ध्यान से समझ लो, ये समझ लोगे फिर आसान है सवाल,
और ये आया हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने प्लस ले लिया। अब मुझे N1 की वजह से बताएगा कोई ऑन दिस पॉइंट ओ, N1 की जीरो। वजह से नो, ये आपके पास पॉइंट है, ये आपका N1 है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा यही है ना, या ये बोल लो, यानी ये जो L L आपके पास क्या था, L कोस थीटा, इस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। ये सेम ट्राइंगल है ना, ये वाला सेम ट्राइंगल नहीं है, और ये वाला एक्सिस पॉइंट है जिसके अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो। ये फोर्स की लाइन के परपेंडिकुलर इस पॉइंट तक आपको डिस्टेंस लेना है। सो आपके पास क्या हो जाएगा, ये N1 L cos थीटा। अब मुझे बताओ प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस। सोच मैम लो, नेगेटिव। आगे देखो, नो ये मैम आगे पॉजिटिव आएगा। एक्सप्लेन कर दो। नेगेटिव मैम प्लस आएगा। प्लस क्यों आएगा बेटा? आपके कैसे? पास अब हम लेते हैं आर क्रॉस, अब वैसे भी देख लो बेटा, ये पॉइंट है, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ये फोर्स इसको ऐसे ही तो घुमाएगा। इस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो ना, टर्निंग इफेक्ट कहाँ है, इस पॉइंट के अबाउट है, तो ये ऊपर लग रहा है फोर्स, इसको ऐसे ही तो लेके जाएगा, ऐसे वैसे भी देख पा रहे हो, क्लॉकवाइज है। और आर क्रॉस एफ से भी देख सकते हो, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो बाहर ऐसे एक्सटेंड होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन है आपका। सो आर टू N1 इनवर्ट टॉर्क है ना, आई बात समझ में? यस मैम। चलो अगले बात पे आ जाओ हम, और कौन से रह गए अब हमारे पास, स्मॉल m, इसकी वजह से भी लगेगा, उसके लिए आप ये ट्राइंगल कंसिडर करो। ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, L, सेंटर ऑफ मास तक, ये डिस्टेंस क्या है, x, तो L प्लस एक्स कोस थीटा इंटू एम कर दू। ये ट्राइंगल अगर आप ले रहे हो, यहां है आपका पर्सन M, ठीक है, आपको निकालना है किसके अबाउट, सही लिखा है मैंने, हम किसके अबाउट निकाल रहे हैं, चलो इसको देखते हैं, एक सेकंड रुको, इस पे आ जाओ पहले, N2 और F2 पे आ जाओ, N2 की वजह से निकालो जरा, ये ट्राइंगल ले लो, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ये ट्राइंगल ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, ये एंगल थीटा, ये N2 लग रहा है, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये होगा कि ये होगा, ये होगा ना, यस मैम। ठीक है। So, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आपके पास इधर L cos थीटा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L sin थीटा, इतना तो L sin थीटा, और ये डिस्टेंस कितना होगा, L cos थीटा, ठीक है, तो आपके पास ये आएगा N2 इंटू L cos थीटा, ठीक है। अब ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये पॉइंट है आपका, ये आपके पास फोर्स लग रहा है, यहां से आप इसको एक्सटेंड कर रहे हो ऐसे, तो ये आपके पास R है, R से F, फोर्स बाहर जा रहा है ना ऐसे, R टू F आउटवर्ड टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आगे आ जाओ, एक ही बच गया F2, F2 तो हो जाएगा, F2 क्या होगा आपके पास, F2 इंटू में, अब F2 आपके पास फोर्स ये है, और ये पॉइंट है आपका जिसके अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो जाएगा, L cos थीटा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये कैसे लगेगा, R क्रॉस F2, ये भी आपके पास क्या लग रहा है, एंटी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। मैम हम्म, मैम N2 तो sin थीटा होगा ना, L sin थीटा। N2, अच्छा L साइन, sin ये थीटा। गलती से लिख दिया, यस यस बेटा, साइन थीटा, साइन ठीक लिखा है हम लोगों ने, ये आपके पास N2 है, ठीक है, ये पॉइंट है जिसके अबाउट आप निकाल रहे हो, ये आपके पास डिस्टेंस होगा, यहां से आप ऐसे टॉर्क लेंगे, R क्रॉस है, सो इट इज एंटी क्लॉकवाइज, ये करेक्ट है। अब बस एक बात रह गई, पर्सन का कैसे निकाला जाए, सोचो जरा,
अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल बना लूं, ये वाला ऐसे, ये एंगल भी थीटा ही होगा, ये और ये पैरेलल है ना, ऐसे जा रहा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब आपको निकालना है इस पर्सन की वजह से। अब इस पर्सन का जो फोर्स है वो ऐसे लग रहा है नीचे की तरफ, ये फोर्स लग रहा है mg, इसके अबाउट निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, x cos थीटा हो जाएगा ना, x का कंपोनेंट, ये जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा x cos थीटा। ये बाहर की तरफ आप एक्सटेंड करोगे, नीचे की तरफ ये फोर्स लग रहा है, सो r क्रॉस f, ये नेगेटिव आएगा, सो ये आएगा आपके पास m g x cos थीटा, और ये आएगा नेगेटिव में, ये सबका सम इक्वल्स टू 0। तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड अभी लग रहा है क्योंकि यहाँ पर हम वेरिएबल से डील कर रहे हैं, सवाल बहुत आसान होते हैं। अब जैसे सेंटर ऑफ मास में मुझे थोड़ी दिक्कत आई सॉल्व करने में, ठीक है, अगर आप ये पॉइंट कंसिडर करते आपको और भी इजी पड़ता, उसमें एक तो n1 गायब हो जाता, f1 गायब हो जाता। अगर आप m के लिए निकालते तो सीधा l प्लस एक्स कोस थीटा करते, मतलब सीधा आप क्या करते, ये आपके पास ये फोर्स था, ये पॉइंट है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस चाहिए था, ये आपके पास कितना है l प्लस में x, तो l प्लस एक्स कोस थीटा इंटू में mg। ऐसे ही आप जब आप f2 के लिए निकालते तो ये डिस्टेंस ले लेते, और जब आप n2 के लिए निकालते तो ये डिस्टेंस ले लेते, तो ये होता 12 कोस थीटा नीचे वाला, ये होता 12 साइन थीटा। बहुत इजी हो जाता अगर आप ये पॉइंट लेते तो, लेकिन मैंने आपको कॉम्प्लिकेटेड वाला पॉइंट उठा के फिर समझाया कि इसको कैसे अप्लाई करना है। क्लियर है सबको? अब ये था हमने निकाला किसके, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, हमने निकाला है अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ लेडर, ठीक है। आप दूसरे पॉइंट पे निकाल के देखिएगा, कुछ दिक्कत आए तो मुझे बताना। अब आपका सवाल है ये क्वेश्चन आप, होमवर्क क्वेश्चन है आपका, इसको ट्राई करेंगे और कोशिश कीजिए, ये आपकी सेम है, देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, चलो ये आपके पास क्या था, ये f2, ये n2, ये आपके पास f1, ठीक है, ये n1। मैम मेरा नेट ओवर हो गया। हाँ बस हो गया बेटा, ये लास्ट ही है, ये n1 और ये हो गया आपके पास f1, ठीक है। एक इसका वेट लग रहा होगा लेडर का 10 kg है, या नीचे की तरफ ऐसे लग रहा होगा, ये हो गया 10g, और ये ले लो आप 2l टोटल, लेडर का जो टोटल लेंथ है। अब आप वही चीज अप्लाई करेंगे, इक्वेशंस x डायरेक्शन में 0 करो, मतलब x डायरेक्शन में जो फोर्सेस है बराबर कर लो, y डायरेक्शन में फोर्सेस बराबर कर लो, फिर आप ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेके सॉल्व करना, बहुत इजीली आंसर आएगा। आप सॉल्व यहां से भी कर सकते हो जैसे हमने पीछे किया, लेकिन आप इससे करेंगे। इसके बाद आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, प्रैक्टिस करो, और कोई दिक्कत हो तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है।